Hello students, and this is the second video lecture of class 10 for chapter light reflection and refraction, and in this section we will discuss about the spherical mirrors, the types of spherical mirrors, its various features and all complete information about the spherical mirror and various images formed. So let's start with the topic spherical mirror. जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर नाम अपने आप में एक इंफॉर्मेशन यहाँ भी इम्बेडेड है। जब आप किसी टॉपिक के बारे में सुने तो सबसे पहले आप देखें कि उस टॉपिक के नेमिंग में ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्लियर होते हैं। पिछले वीडियो में हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था, जो कि एक बिल्कुल भी फ्लैट या प्लेन सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उससे कैसी इमेज फॉर्म होता है ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे हम किसी स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, कर्व्ड सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। सो स्फेरिकल मिरर के बारे में जिक्र करें तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। जैसे यहाँ पे दो हॉलो स्फीयर हमने दिखाया आपको, ये अंदर से खोखला है, खाली है, क्लियर। तो स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस is can be, you can say that reflecting surface is a part of this hollow sphere, clear. So let us define it. A spherical mirror is that in which the reflecting surface is a part of hollow sphere. Reflecting surface hollow sphere का part होता है। One side of the mirror is well polished and reflecting, यानी एक साइड उसका पूरा पॉलिश्ड होता है, कोई एक साइड रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज करते हैं फॉर रिफ्लेक्टिंग पर्पज, and other side is completely opaque, while other side is opaque, clear. The reflecting surface may be curved inward or outward. Reflecting surface का जो कर्व है वो इनवर्ड भी हो सकता है स्फीयर के और आउटवर्ड भी हो सकता है, क्लियर। इनवर्ड होगा तो उसका नाम कुछ और हो जाएगा, आउटवर्ड होगा तो उसका नाम कुछ और हो जाएगा, उसके फीचर बदल जाएंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाएंगे, क्लियर, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो information is clear about spherical mirror. It is a part of hollow sphere in which the reflecting surface is also a part of hollow sphere, and it may be, its curve of reflecting surface may be inward or outward, clear. One surface is well polished and reflecting and other surface is opaque. अब देखें types of spherical mirror. अच्छा, spherical mirror का अगर नॉर्मली आप देखें, आपको तो लैब में तो मिलेगा ही मिलेगा देखने को, घर में देखें तो आप देखें कि स्पून, अपने स्पून को देखा, चम्मच को, तो उसका एक सरफेस अंदर से कॉनकेव होता है अंदर से, और दूसरा बाहरी सरफेस जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है। उसको देख सकते कुछ इस तरीके का शेप होता है। ये वाला शेप एक अगर बिल्कुल नया स्पून हो तो ये सरफेस कॉनकेव मिरर की तरफ बिहेव करता है और ये सरफेस कॉन्वेक्स मिरर की तरफ बिहेव करता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर की बात करें तो इसमें हो गए कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, दो तरीके के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, बहुत ध्यान से देखना है। अब देखो, एक हॉलो स्फीयर आपने लिया हुआ है और हॉलो स्फीयर पे एक सेक्शन हमने कंसीडर किया, एक कोई इसका पार्ट ले लिया। जैसे हमने डिफाइन किया था कि मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, एक पार्ट हमने ले लिया मिरर इस स्फीयर का ए बी इज एनी सेक्शन ऑफ दिस स्फीयर। इसके आउटर सरफेस को आपने पॉलिश कर दी, इसको आपने ओपेक कर दिया, आउटर सरफेस ओपेक कर दिया। आपने देखा होगा मिरर में सिल्वर कलर की कोटिंग होती है क्योंकि सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है। अब देखो, आउटर सरफेस को आपने ओपेक कर दिया तो ये जो इनर सरफेस है ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देख सकते हैं ये क्या आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर। जिस स्फीयर का ये हिस्सा है, क्लियर, ये मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा है उसके सेंटर के तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि इन कॉनकेव मिरर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। यानी स्फीयर, ये मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसके सेंटर के तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो ये आपका एक कॉनकेव मिरर यहां पे बना। दूसरी तरफ देखें तो यहां पे आपने एक सेक्शन लिया, सेम इस स्फीयर का एक पार्ट लिया आपने, ये सेक्शन लिया और इसके अंदर के सरफेस को आपने ओपेक किया, सिल्वर कलर की कोटिंग कर दी, इस पे ये कोटिंग कर दी। अब इसका आउटर सरफेस क्या है? आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। आउटर है, सेंटर से अपोजिट, अवे।
तो इसमें क्या कहते हैं, इन कॉन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट। मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसके सेंटर के अपोजिट हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर कॉन्केव मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपोजिट द सेंटर, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब इस मिरर से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, टर्म्स हैं जो जानने में बहुत जरूरी है, जिनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, स्फेरिकल मिरर्स, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर अभी हमने डिस्कस किया। उसके कुछ स्ट्रक्चरल जो इंफॉर्मेशन है उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे जरा उसको हम डिफाइन करें कि उसकी किस तरीके की नेमिंग की गई है और क्या पॉइंट्स उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहला टर्म आता है पोल। पोल यहां पे देखा आपने वर्ड। अब देखिए ध्यान से, इट इज द सेंटर ऑफ मिरर। स्फेयर का सेंटर नहीं, मिरर का सेंटर। कैसे? और मिड पॉइंट ऑफ मिरर। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। इसे डिनोटेड बाय पी। यानी ये जो स्फेयर है, ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर, तो ये जो पॉइंट सी है ये स्फेयर का सेंटर है। जिस स्फेयर का ये हिस्सा है उस स्फेयर का सेंटर है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम मिरर के सेंट्रल पॉइंट की बात करें तो ये होगा मिरर का सेंट्रल पॉइंट, और इसे हम पी पोल से कहते हैं ना, पी से डिनोट करते हैं। ये मिरर का सेंटर है। स्फेयर का सेंटर तो ये है, जिस स्फेयर का ये पार्ट है मिरर, उसका सेंटर तो सी है, लेकिन मिरर का जो सेंटर है वो पी है, पोल है, इसे हम पी से डिनोट करते हैं। तो पोल क्लियर है कि पोल कहां पे मेंशन होता है? मिरर के ऊपर। क्लियर। अब आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर यानी ये मिरर जिस स्फेयर का कर्व है, ये मिरर जिस स्फेयर का कर्व है उसका सेंटर, यानी स्फेयर का सेंटर। बात समझ में आ गई? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो यहां पे देखेंगे कि इट इज द सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय सी। तो ये जो सी पॉइंट है वो, अगर एक कर्वेचर यहां पे ड्रॉ करें इस मिरर के लिए, तो उस कर्वेचर का सेंटर है। क्लियर? उस कर्व का सेंटर है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहां भी ये जो पॉइंट सी है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। स्फेयर का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर का सेंटर पोल। अब बात करें प्रिंसिपल एक्सिस, ये टर्म भी बहुत यूज होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है कि अगर हम जरा यहां पे देखें, पोल तो आपने समझ लिया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन। क्लियर? यहां पे देखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, इसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्लियर? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करेंगे कि इट इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ अ मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली जो सीधी लाइन है उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया प्रिंसिपल एक्सिस का। नेक्स्ट टर्म आता है, एक एक करके ध्यान से देखते जाए, आप नोट्स भी चाहे तो आप इसके लिखते जाएंगे। नेक्स्ट टर्म आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी सीधी सी बात है कि कर्व का रेडियस, यानी जिस स्फेयर का ये मिरर पार्ट है उस स्फेयर का रेडियस, यानी कह सकते हैं कि सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सिंपली डिफाइन किया, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी है ना, एंड पोल, सी से पी एंड पोल। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल और द रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, यानी जिस स्फेयर का ये मिरर हिस्सा है उसका रेडियस। सीधी सी बात है। इसको कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। यानी यहां से यहां तक का जो आपका डिस्टेंस होगा वो कैपिटल आर होगा, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कैपिटल आर होगा। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। केवल यही रेडियस नहीं है, अगर आप यहां से यहां ज्वाइन करते हैं, यहां से यहां ज्वाइन करते हैं, यहां से यहां ज्वाइन करते, ये सब रेडियस है। सेंटर से कोई भी लाइन सरफेस पे नॉर्मली ड्रॉ कर दें तो वो क्या होता है? रेडियस ही होता है। लेकिन हम यहाँ पे समझाने के लिए सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस आपको बता दिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इंफॉर्मेशन क्लियर? अब जरा देखें, एक इंपॉर्टेंट टर्म है लीनियर अपर्चर। लीनियर अपर्चर ये दिख रहा है। अपर्चर का मतलब होता है हाइट, मिरर की हाइट, इसकी साइज कितनी है। यानी अगर हम ए से बी तक, यहां ध्यान दें
कि ए से बी तक अगर एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से ड्रॉप कर दें, ये स्ट्रेट लाइन, तो ये जो ए बी होगा ना, लाइन ए बी, वो इसका लीनियर अपर्चर होगा। और ठीक वही चीज कॉन्वेक्स के लिए भी है कि यहां से अगर एक स्ट्रेट लाइन यहां से ड्रॉ करें तो ये लीनियर अपर्चर है। इसको हम कहते हैं कि इट इज द हाइट ऑफ मिरर और डायमीटर ऑफ मिरर। स्फेयर नहीं, मिरर, ध्यान देंगे कि मिरर की हाइट कहें या डायमीटर की हाइट कहें, वो होता है लीनियर अपर्चर। एंगुलर अपर्चर भी कभी कभी पूछ देता है। तो एंगुलर अपर्चर क्या है कि मिरर के दोनों एंड्स, ये ए और बी, सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं। दोनों एंड्स, ये देखिए ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे, यानी मिरर के दोनों एंड्स सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ये होता है एंगुलर अपर्चर। तो लीनियर और एंगुलर अपर्चर में डिफरेंस समझ में आ गया। सो एंगुलर अपर्चर क्या है कि इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द टू एक्सट्रीम एंड्स A and B of mirror at the center of curvature, यानी एंगल ACB, ये एंगल आपका क्या हो गया, एंगुलर अपर्चर हो गया। ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट बड़े और भी टर्म्स हैं, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब इस सेशन में स्टूडेंट्स ये जो दो टर्म हम स्टडी करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसे जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना है। तो फर्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस। फोकस वर्ड यहाँ पे आपको ध्यान देना है या फोकस करना है कि फोकस क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे हम इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे लाइट की रेज कॉन्सेंट्रेट हो रही है, फोकस हो रही है ना, या उस पॉइंट पे हमें फील हो रही है कि फोकस, या एक्चुअली फोकस हो रही है या फोकस होती हुई हमें फील हो रही है, महसूस हो रही है। तो जरा से इसको, इस पॉइंट के डेफिनेशंस को ध्यान से देखें। कह रहे हैं कि इट इज, किसकी बात कर रहा है, प्रिंसिपल फोकस। इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, वेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच rays incident on the mirror, all the rays incident on the mirror, what is the condition, in a direction parallel to the principal axis. All the rays which incident on the mirror parallel to the principal axis actually meet, या तो मीट हो, मिल रहे हो, या और appears to diverge, ये कंडीशन, डाइवर्ज होते हुए अपीयर हो रहे हैं, फ्रॉम दैट पॉइंट, उस पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए फील हो रहे हैं, देख सकते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ, यानी प्रिंसिपल फोकस को एफ से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली क्या कहना चाहता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के थ्रू अगर बहुत सारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके मिरर पे स्ट्राइक करती हैं तो रिफ्लेक्ट होके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मीट करती हैं, या उस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई फील होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे ये पैरेलल रेज आ रही है ना, पैरेलल रेज, ये पैरेलल रे आया, रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस पे इस पॉइंट से होके गया, ये दूसरी पैरेलल रे अगेन रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट से गया, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग, जो यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के अलाउंग इंसिडेंट हुआ, उसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक, फिर ये रे जो पैरेलल है वो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू, ये अगेन रेज पैरेलल पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पॉइंट क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, इस पे सारे रेज कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं या फोकस हो रहे हैं। तो इसे हम किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं। वही अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखें तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ और यहां से रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हुआ, लेकिन डायरेक्शन क्या है डाइवर्जन का, फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट। सारे रेज देखिए डाइवर्ज हो रहे हैं, तो देखने में क्या लग रहा है कि ये सारे रेज डाइवर्ज होके एक पॉइंट से आ रहे हैं, और इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस, कैपिटल एफ कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब आप ये सोचें कि ये इसी पॉइंट से होके क्यों जा रहे हैं, तो एक जरा सा हम टर्म आपको समझाने की कोशिश करें कि ये सपोज करिए कॉन्केव मिरर है, क्लियर, ये एक स्फीयर का पार्ट है, ये कॉन्केव मिरर है, ध्यान से समझना इस बात को। ये सेंटर है और ये पोल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर। कोई भी रे ऑफ लाइट यहां पे पैरेलल इंसिडेंट होता है तो आप याद रखेंगे कि सेंटर से कोई भी लाइन अगर हम ज्वाइन करते हैं कर्व पे तो वो नॉर्मल होता है, क्या होता है, नॉर्मल।
सेंटर से कोई भी लाइन अगर हम कर्व पे ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, नॉर्मल। तो रिकलेक्ट करें हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ है उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट भी होगा। क्लियर? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये नॉर्मल हो गया सेंटर वाली लाइन, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जा रहा है, फोकस से जा रहा है। सेम वही कंडीशन कॉन्वेक्स के लिए भी है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही फॉलो हो रहा है बेसिकली। लेकिन ये जो रे है ये देखिए ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम पाथ। ठीक है, तो समझ में आया, ये हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस। अब फोकल लेंथ क्या है, तो प्रिंसिपल फोकस जो पॉइंट है वो पोल से कितने डिस्टेंस पे है। अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें तो ये देखिए इसका डिस्टेंस, या यहां से हम देखें ये स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ये फोकल लेंथ है कि डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का क्या डिस्टेंस है। सो द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एफ फ्रॉम द पोल पी, क्लियर, इज कॉल्ड फोकल लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं फोकल लेंथ को। तो ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए इससे रिलेटेड। अब हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, बाय द स्फेरिकल मिरर। सो स्टूडेंट्स, इमेज फॉर्मेशन से पहले क्यों ना हम कुछ रूल्स डिस्कस करें, जिन रूल्स के बेसिस पे मिरर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन एक्सप्लेन किया जाता है, या ऑब्जेक्ट कहां होगा और उसका इमेज कहां फॉर्म होगा, उस रूल की करस्पॉन्डिंग बताया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन रूल्स को डिस्कस करें जिन रूल्स के बेसिस पे इमेज फॉर्म होगा। तो क्लियर, टॉपिक इज रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का डिस्कस करते हैं और सिमिलर पैटर्न पे कॉन्वेक्स का भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये कॉनकेव मिरर का रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज। पहला रूल्स ध्यान से देखिए कि when a ray of light incident on the mirror parallel to principal axis, it passes through the principal focus after reflection। प्रिंसिपल फोकस के डेफिनेशन में आपने पढ़ा था, यानी कि कोई रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो वो कहां से आएगा, फोकस से, है ना, वो फोकस से होके रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर, आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये पहला रूल हो गया कि जब पैरेलल ले जाएंगे तो फोकस से ले आएंगे। क्लियर, इसको याद रखना है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये जो सेंटर वाली लाइन है वो नॉर्मल है, नॉर्मल से जितने एंगल पे इंसिडेंट उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए पैरेलल आया और फोकस से चला गया। सेकंड रूल की बात करें तो सेकंड रूल है, ध्यान से देखिए इसमें कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द पोल एट एनी एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा सरफेस पर नॉर्मल होता है, प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द पोल एट एनी एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, it get reflected to other side of the principal axis at same angle, है ना। यानी कि ये देखें एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे। तो प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ नॉर्मल के तौर पे रोल प्ले कर रहा है ना, तो नॉर्मल से उतने ही एंगल पे क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो थीटा एंगल पे ही रिफ्लेक्ट भी हो गया। समझा आपने, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल है, नॉर्मल से जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ दूसरी और उतनी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ की लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही फॉलो हुआ बेसिकली। तो अगर पोल पे जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ होगा उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरा रूल। तीसरे पे आए थर्ड रूल कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर थ्रू इट्स प्रिंसिपल फोकस, अब प्रिंसिपल फोकस से होकर इंसिडेंट कराएं, इट पासेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्शन। बिल्कुल इसी का कन्वर्स समझ सकते हैं कि पैरेलल गया तो प्रिंसिपल फोकस से जाएगा तो पैरेलल आएगा। जैसे हम ये देखें कि ये प्रिंसिपल फोकस है, यहां से कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक, इसी का कन्वर्स। पैरेलल गया तो फोकस से आता है रिफ्लेक्ट होके, अगर फोकस के थ्रू इंसिडेंट हुआ तो रिफ्लेक्ट होके वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। तीसरा रूल। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर थ्रू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान से देखना ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू इंसिडेंट हो, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक टू सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ से रिफ्लेक्ट बैक होता है। यानी कि अगर देखें कि यहां पे
यहां से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराया मिरर पे, तो सेंटर से जाने वाली कोई भी लाइन क्या होती है भाई, रेडियस होता है। क्लियर? सेंटर से कर्व पे कोई भी लाइन अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो रेडियस होगा, और वो हमेशा क्या होता है, राइट एंगल सबटेंड करता है सरफेस पे। तो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्ट बैक भी तो होगा सेम पाथ से। क्लियर? तो सेंटर से जब इंसिडेंट होगा मिरर पे तो रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम पाथ। अब इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रिलेशन बताएंगे। बाकी पार्ट जो बचे हुए पोर्शन है उसको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं प्रिंसिपल फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन। अब स्टूडेंट्स हम रिलेशन देखते हैं कि फोकल लेंथ, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ स्मॉल एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर, यानी कि प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस स्मॉल एफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनके बीच में रिलेशन क्या है, कौन किसके कितने टाइम्स है, ये हमें जानना है। ठीक है? तो हम सिंपल सा जो हमारे पास नॉलेज है उसका यूज कर रहे हैं, और वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और यह है कि कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी तो फोकस से होके आएगी। दो चीज हम पहले से जानते हैं। तो कोई भी रे ऑफ लाइट ए बी मिरर पे पॉइंट बी पे इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से गया, फोकस से गया। क्लियर? क्यों? क्योंकि अगर हम सेंटर से कोई नॉर्मल वाली लाइन ज्वाइन करते हैं, ये ब्लैक वाली लाइन जो है नॉर्मल है, तो हम देख रहे हैं कि नॉर्मल से थीटा एंगल पे इंसिडेंट और थीटा एंगल पर रिफ्लेक्ट हुआ। यहां तक इंफॉर्मेशन अभी अभी हमने आपको कई केसेस में दिखाया। अब देखें कि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्या होना चाहिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब लिखेंगे नाउ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू थीटा। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये थीटा है तो ये भी थीटा, और ये तो थीटा है ही। कह रहे हैं एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू थीटा। ये यहां पे क्या है, इसको लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखिए ए बी सी ये एंगल इज इक्वल टू सी बी एफ ये एंगल, थीटा एंड थीटा। तो यहां से इंफॉर्मेशन ये मिला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, और यहां से आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जरा देखें कि ट्रायंगल CFB में देखो दो एंगल इक्वल है, तो ये दो साइड भी तो इक्वल होंगे। गुड। सो इन ट्रायंगल CFB, इन ट्रायंगल CFB ध्यान से देखेंगे एंगल FCB इज इक्वल टू एंगल FBC इज इक्वल टू थीटा। सो ट्रायंगल CFB is isosceles triangle। isosceles triangle है, hence अब यहां से देखिए कंक्लूजन क्या आता है कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो CF और FB आपस में इक्वल होगा। CF इज इक्वल टू FB, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। CF इज इक्वल टू FB। FB और FP ये C से डिस्टेंस नहीं है, थोड़ा सा वहां कंफ्यूजन हो गया। FP किसके इक्वल है, फोकल लेंथ के इक्वल है। FP और FB दोनों किसके इक्वल है, F यानी फोकल लेंथ। पहले हम इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख रहे थे, वो देखने में अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी थी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये FP और FB दोनों फोकल लेंथ है, यानी कि FB इज फोकल लेंथ एंड FP इज फोकल लेंथ, तो CF इज ऑल्सो इक्वल टू F फोकल लेंथ। अब देखें नाउ CP की बात करें, CP को क्या लिख सकते हैं, CF प्लस FP, CF प्लस FP लिख सकते हैं क्या, CP इज इक्वल टू CF प्लस FP। तो CP क्या है, यहां पे R है, R इज इक्वल टू CF F प्लस F। ठीक है, F प्लस F क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ F, ट्वाइस ऑफ F इज इक्वल टू R, या F इज इक्वल टू R बाई 2। तो ये आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के
हाफ होता है। इस बात को आपको याद रखना है कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इस पॉइंट का जो हमने जो करेक्शन किया उसको भी एक बार ध्यान से आप देखेंगे। तो F इज इक्वल टू R/2 ये रिलेशन होता है, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। इस पार्ट में इतना ही, अगले पार्ट में बाकी के पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे।